चलो आज हो गया हमारा 25 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये अभी हमारा जो इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो, उसने इसको लॉन्च किया है। और ये लॉन्च होकर कहाँ पे गया है तो लो अर्थ ऑर्बिट में गया है, जिसको हम लियो भी बोलते हैं। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट हमारे इंडिया के इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाकर प्लेस हुआ है। अब ये सैटेलाइट का काम क्या करेगा, ये जाकर ऊपर, तो ये सैटेलाइट ऊपर जाकर मोबाइल कनेक्टिविटी में डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट्स। वो टावर वावर का झमेला ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी से हमको मोबाइल पे कनेक्शन मिलेगा। ये इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का काम है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है। और उस रॉकेट का पूरा नाम रॉकेट M6 है। इसको हम बाहुबली रॉकेट भी बोल रहे हैं। क्यों बाहुबली बोल रहे हैं बताते हैं आगे। इसी रॉकेट से BBB-2 का लॉन्च किया गया है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का। ठीक, अब देखो, इस लॉन्च के साथ ना इसरो को 2 अचीवमेंट्स मिला है। मतलब जैसे ही ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का हमने लॉन्च किया है, तो ये 2 अचीवमेंट्स लाया है इसरो के लिए। पहला अचीवमेंट्स क्या है तो इसरो ने पहली बार लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया है। अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको इसरो ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटअप कर दिया है। ध्यान रखना, अब कमर्शियल मतलब कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर इस सैटेलाइट को भेजा है। तो एक US का कस्टमर है जिसने इस सैटेलाइट को भेजा है, लेकिन भिजवाया किससे है, इसरो से भिजवाया है। तो ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको इसरो ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटअप कर दिया है। अब ये कमर्शियल है ना, तो कोई प्राइवेट प्लेयर होगा। कमर्शलाइजेशन हम पढ़ते हैं ना, तो कोई प्राइवेट प्लेयर्स का ये सैटेलाइट है। तो US का एक आदमी है, US का एक कस्टमर है, जो इसरो को पैसा दिया था कि भैया मेरा ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को भेज दो। तो इसरो ने भेज दिया। तो पहला अचीवमेंट तो ये है कि इसरो ने लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का डिप्लॉयमेंट कर लिया है लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरा अचीवमेंट क्या है, ये BB-2 है ना, BBB-2, इसमें पेलोड 6100 kg का लेके भेजा गया है। मतलब ये 6100 kg का वजन उठाकर गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और ये बिकम्स द हेवीएस्ट पेलोड टू बी लॉन्च्ड बाय LVM-3 फ्रॉम इंडियन सॉइल। और ये अभी तक का सबसे हेवीएस्ट पेलोड भी बन गया है, जिसको कि हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजे हैं भारत के ज़मीन से। तो ये 2 है अचीवमेंट्स इसरो के लिए। पहला तो हमने सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटअप कर दिया। दूसरा, अभी तक का हेवीएस्ट पेलोड हम भेज दिए हैं इंडियन सॉइल से, जिसका वजन 6100 किलो है। अभी तक इससे ज़्यादा या इतना वजन का हम पेलोड नहीं भेजे थे स्पेस में। सीधी सी बात, ट्रक में कितना सामान रखा हुआ है वो उस ट्रक का पेलोड है। उसी तरीके से सैटेलाइट में क्या क्या सामान गया है वो सैटेलाइट का पेलोड है। बस इतना ही समझो, पेलोड वही होता है। अगला टॉपिक देखो, डाउरी सिस्टम। अब देखो, तुमको हम कल ही बता रहे थे ना कि बच्चे सोशल जस्टिस के लिए पागल होते रहते हैं। 4 दिन 4 टॉपिक सोशल जस्टिस के। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पढ़े हैं, फिर से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पढ़े हैं, और एक और कोई पढ़े हैं, चाइल्ड मैरिज पढ़े हैं। 3 पढ़ लिए, आज चौथा पढ़ लो, डाउरी। 4 सोशल इशूज़ के टॉपिक कंप्लीट हो गए तुम्हारे आज, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो डाउरी एक क्रॉस कल्चरल इविल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी को एक क्रॉस कल्चर इविल बताया है, और साथ ही साथ बोला क्या है कि ये जो सोसाइटी की स्ट्रैटेजी हो गई है ना, कि अपने बेटी को बड़े खानदान में हम शादी कराएंगे, बड़े स्टेटस वाले फैमिली में शादी कराएंगे, और ये जो स्ट्रैटेजी लोगों की हो गई है, इस कारण से जो लोग फीमेल्स का राइट है ना, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। अब देखो, जो आज के नॉर्मल लड़की के घर वालों की स्ट्रैटेजी है कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी वालों से ही शादी करेगी, ऐसा मानना है उनका। ऐसा मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो फिर वही है ना कि जो सामने वाला पार्टी है वो डाउरी की डिमांड करता है कि भैया इतना दो पैसा। तो ये डाउरी एक मेजर कॉज है, जिसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल अगर हम कहें ना, तो वो लड़की वाले हैं। बहुत मेरा स्टेटमेंट वेग लग रहा होगा, बहुत वो लग रहा होगा, क्रिटिसाइज़ करने का मन हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक कोई चीज़ बाज़ार में आएगा नहीं, तुम खरीद कैसे लोगे।
जब तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी सप्लाई होगी ही नहीं। तुम देना ही बंद कर दो ना, लड़के मर थोड़ी न जाएंगे, उनको शादी झक मार के करनी है। आज के टाइम पे देखो ऐसी हालात आ गई है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, हकीकत तुमको हम बता रहे हैं सोसाइटी की। इसीलिए आज के टाइम पे डाउरी का केसेस भी कम हो गया है। तो आप देते क्यों हैं? आप सीधा मना कर दीजिए। जो आपसे मांगना डाउरी की डिमांड कर रहा है भैया, चलिए तो आप खुद सोचिए कि शादी के पहले जो घर परिवार आपसे डाउरी की डिमांड कर रहा है और आप खुशी खुशी उसको दे रहे हैं, तो वो क्या आगे वो रिश्ता चलेगा जिसकी बुनियाद ही पैसे के मीडिएशन से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब करप्ट चीज़ है। 70-80% इसमें लड़की के घर वाले ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और अब तो सिस्टम चेंज हो रहा है, काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। लेकिन पहले तो वो लड़की के घर वाले इसको प्रथा मान कर देते थे कि हम अपने बेटी का घर खर्च दे रहे हैं ऐसे करके। अरे तो अपने ही घर पे रख लो, काहे दे रहे हो घर खर्च? तो ये सोशल स्ट्रेटजी जो है कि मेरी बेटी इस बड़े स्टेटस फैमिली में जाएगी, IAS IPS MLA MP से ही इसका शादी हो, तो इससे फीमेल्स का ना जो राइट है वो बड़ा हैम्पर हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इंडिया में लीगल प्रोविज़न देखो डाउरी का क्या क्या है। तो इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, जो कि डाउरी को प्रोहिबिट करता है, पनिशमेंट की बात करता है। फिर से हमारा सेक्शन 80 है भारतीय न्याय संहिता का। ये क्या कहता है कि डेथ ऑफ ए फीमेल इन अननेचुरल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड डाउरी डेथ इफ शी फेस्ड क्रूएल्टी ओवर डाउरी सून बिफोर हर डेथ। सेक्शन 80 BNS का सीधा ये बताता है कि अगर किसी फीमेल का डेथ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में शादी के 7 साल के अंदर हो गया तो उसको हम डाउरी डेथ मानेंगे, अगर वो फीमेल को डाउरी को लेकर क्रूएल्टी फेस करनी पड़ी होगी अपने डेथ के कुछ समय पहले तक। तो मतलब मान लो मरने से कुछ समय पहले डाउरी के लिए अगर उस पर प्रेशर क्रिएट किया गया है तो वो जो डेथ होगा वो डाउरी डेथ के कैटेगरी में आ जाएगा। और वो अननेचुरल अगर डेथ है या मैरिज के 7 साल के अंदर हो गया है तो ऐसे बिहाफ पे हम डाउरी के डेथ्स को हम क्लासीफाई करते हैं, जो कि सेक्शन 80 है BNS का, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें मिनिमम 7 साल की सज़ा है और मैक्सिमम ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की हो सकती है इसमें सज़ा। तो हमारे पास प्रोविजंस तो बहुत हैं, हम बोले ना लॉ हमारे पास बहुत हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। अब सेक्शन 86 देखो BNS का। सेक्शन 86 BNS का ना क्रूएल्टी को डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ क्रूएल्टी दिया हुआ है सेक्शन 86 में। तो इसका क्या कहता है क्रूएल्टी के डेफिनेशन में? तो विलफुल कंडक्ट टू ड्राइव ए वुमेन टू कमिट सुसाइड, एक जानबूझकर विलफुल इंटेंशनली हम ऐसा काम करेंगे जिससे एक फीमेल प्रोवोक होकर सुसाइड करने पे उतारू हो जाए, वो बिल्कुल मेंटल ट्रॉमा झेले, प्रेशर झेले और फाइनली वो अगर सुसाइड कर लेती है तो वो क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आएगा। ठीक, ये सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है। अब कॉजेज देखो, ये डाउरी सिस्टम का क्या क्या कॉजेज है। सबसे पहले तो पैट्रियार्कल माइंडसेट, कि फीमेल को अगर हम मेल के घर भेज रहे हैं तो उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, मेल सुपीरियर है तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए कि आप हमारी बेटी का आप ज़िंदगी भर ख्याल रखिएगा, हमारी बेटी आपके घर में रहेगी इसलिए हम आपको 50 लाख का चेक दे रहे हैं। तो वो हम बोले ना, एक रिश्ते की शुरुआत ही जहाँ मीडिएशन से हो रही है वो रिश्ता क्या चलना है आगे। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा सोशल स्टेटस, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये सोशल स्टेटस वाली स्ट्रेटजी हो गई है जो लड़की के घर वालों की, कि मेरी बेटी तो DM SP MLA MP से नीचे बात ही नहीं करेगी, हो सके तो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, UN सेक्रेटरी तक वो रिश्ता पहुंचा दे। ऐसे लड़की के घर वाले हो गए हैं आजकल। वो हम दिखता है भाई सोसाइटी में, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं, क्लियरली दिखता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि वो डाउरी के थ्रू खुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हमने इतना दहेज दिया। और यूट्यूब पे तो आजकल शॉर्ट्स कुछ हम देखे थे कि 51 लाख दहेज उठा इस राजपुताना शादी में। अरे कौन सा नाम कर लिए भाई। उसके बाद मतलब सॉरी मैं किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो शॉर्ट्स आया था तो मेरे माइंड में वो सीधा वो क्लिक कर गया। ठीक, चौथा देखो लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है, लिटरेसी नाम की चीज़ ही नहीं है इंडिया में, तो वो डाउरी करते हैं। और पांचवा कल्चरल ट्रेडिशन है। बहुत सारे लोग तो इसको प्रथा मानते हैं कि शादी की ये एक स्पेशल रीति रिवाज है, इसके बिना शादी अधूरी है, मतलब भगवान ना खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा जोड़े को।
तो ये कल्चरल ट्रेडिशन भी चला आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फीमेल्स को वायलेंस झेलना पड़ता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि BMW जैगुआर कार लेकर आओ घर से तभी तुमसे शादी होगा, ऐसा वायलेंस होता है उनके साथ। इसी वायलेंस में उनकी डेथ भी हो जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ता है इससे, मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भैया सॉल्यूशन है फीमेल को एम्पावर करो, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन जब एम्पावर हो जाएंगी ना तो वो इतना इस लेवल के इनजस्टिस को नहीं सहेंगी। और दिल पे हाथ रख के जितनी लड़कियां ये सुन रही हैं, कोई लड़की नहीं चाहती है कि उसके पिता दहेज दें, भले उसके पिता खुशी खुशी दे रहे हो या ना खुशी खुशी दे रहे हो, वो चाहती नहीं है कि उसके फैमिली वाले दहेज दें। क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर मॉरलिटी है, तो हमको भी लगता है कि यार मेरे शादी में 10 लाख रुपए दहेज क्यों दिया जा रहा है, जाना हमको उसके घर है। तो ये लड़की की सोचती है, ऑब्वियस सी बात है, भले उसके घर वाले खुशी खुशी दे, भले उसके घर वाले करोड़पति हों, 10 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कोई फिनेंशियल इशू ना हो, फिर भी वो लड़की सोचेगी, या एक बार तो ज़रूर सोचेगी कि यार क्यों जाना हमको उस घर में है, उस घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा देखभाल हम निभाएंगे, उस घर के पूरे खाना से लेकर A to Z मैनेजमेंट हम करेंगे, तो फिर हमारे घर वाले क्यों पैसा दे रहे हैं? ये सोचती ज़रूर है लड़कियां। तो ये घर वालों की सोच हो जाती है, इसलिए तुमको हम बताएं ना। तो फीमेल्स को एम्पावर करो, अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाओ, लॉ जो है उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करो, फीमेल हेल्पलाइन सेंटर सिस्टम बनाओ ताकि कभी भी उनके साथ वायलेंस या टॉर्चर हो रहा है तो तुरंत वो कंप्लेन कर सके। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स भी चलाती है अलग अलग, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है, 181 पे कॉल जो लगता है। तो यही चाइल्ड मैरिज डाउरी सिस्टम के रिगार्डिंग ये हमारा टॉपिक था। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। आज तुमसे अभी करंट अफेयर कराकर प्रैक्टिस करा लेंगे। तो देखो ना, कॉजेज देख लिए, इसका इम्पैक्ट देख लिए, इसका सॉल्यूशन देख लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लिए, लीगल प्रोविजंस इंडिया में चाइल्ड मैरिज को लेकर क्या है, डाउरी सिस्टम को लेकर क्या है वो देख लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डाउरी को लेकर क्या कहा है वो भी देख लिए। अब आंसर लिखने में बस एक रिसर्च कर लेना, सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट चिपका देना, वो हम जानबूझ कर नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा रिसर्च तुम लोग भी करो, ठीक। तो बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तीसरा टॉपिक देखो, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ये कुछ नहीं, एक टर्म है जो पेपर में आते रहता है, यूपीएससी से सवाल पूछ चुका है 2022 के प्रीलिम्स में। हाँ, 2022 के प्रीलिम्स में तुम देख लो, ग्रीन वॉशिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रीन वॉशिंग एक डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्टिक्स है। डिसेप्टिव मतलब धोखाधड़ी, डिसेप्ट करना मतलब चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना। तो ये एक तरीके का डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिसमें कि कंपनीज ना फॉल्सली क्लेम करते हैं, फॉल्सली पोर्ट्रे करते हैं। क्या दिखाते हैं? गलत तरीके से वो दिखाते हैं, जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, फॉल्सली पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्या कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सर्विस है वो बिल्कुल, और जो भी वो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, ग्रीन है एकदम, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक। झूठ मूठ का अफवाह फैलाएंगे कि मेरा ये जो चॉकलेट आप खा रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट फ्री चॉकलेट है, ये जो हम बना के लाए हैं ना ये क्रीम, ये बिल्कुल नेचुरल क्रीम है, इसमें कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है। ऐसा करके वो डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि इससे अमृत चीज़ तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है, ये सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ग्रीन वॉशिंग इसी को हम बोलते हैं। चौथा टॉपिक देखो, आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम। ये क्या है? तो आकाश मिसाइल हम पढ़ते रहते हैं, अलग अलग आकाश के अलग अलग वेरिएंट हैं। तो आकाश का अब एनजी वेरिएंट आ गया है। एनजी वेरिएंट मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल आ गई है। इसको हमने खुद बनाया है, इंडिजीनियसली बनाया है, डीआरडीओ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जब हम इसको खुद बना रहे हैं तो हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। पांचवा और आखिरी टॉपिक देखो, सुभानश्री लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो ये अभी ऑपरेशनल हो गया है, ये एकदम अब सेटअप हो गया है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है, ठीक। और ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब नदी के बहाव का इस्तेमाल करते हैं, नदी के रिवर के फ्लो का हम इस्तेमाल करके हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं, बिजली जनरेट कर रहे हैं, उसी को हम रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। कहाँ पे ये सुभानश्री लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? तो गेरुका मुख
आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक जगह है गेरुका मुख, यहाँ पे हम इसका सेटअप कर रहे हैं। और कौन से नदी पे कर रहे हैं, तो सुबनसिरी रिवर पे हम इसका सेटअप किए हैं। और सुबनसिरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक, दैट्स इट, यही था आज का करंट अफेयर। मनरेगा टॉपिक जो कि अब हो गया है VBG रामजी एक्ट, करा दिए, डल गया वीडियो, उसमें क्वेश्चंस भी डल गए, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस डल गए, कंप्लीट है, जो कि आज न्यूज़ में आया था, हम सुबह ही करा दिए, 4 बजे तुमको वीडियो मिल गया होगा। हमको पता था ना वो आज पेपर में आने वाला है, इसलिए हम एडवांस में करा दिए हैं। एक और टॉपिक आज पेपर में आया है, अरावली डिबेट, वो हम जानबूझ के रुक रहे हैं, वो हम तो हेडिंग डालकर नोट्स उसका बना नहीं रहे हैं, नहीं तो हम वो वीडियो डाल दिए होते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है और जो गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रहा है ना, उसके बाद अरावली के उस मैटर पे प्रोटेस्ट बहुत हो रहा है, तो 1-2 दिन और रुको, एटलीस्ट आज तो रुक जाओ, शाम तक देख लेते हैं कहीं ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नया चीज़ ना कर दे या फिर कहीं ये ऑर्डर वापस ना ले लिया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत हैवी चल रहा है। तो थोड़ा सा रुकते हैं, क्या मतलब टॉपिक का नोट्स बनाए या फिर कुछ चेंज हो जाए तो टॉपिक ख़राब, मेहनत ख़राब, तो इसलिए सब थोड़ा सा एक दिन सब्र रख लेते हैं, हम करा देंगे। हमको पता है वो टॉपिक आ चुका है, न्यूज़ में खूब चल रहा है 1 हफ्ते से, उसको टैकल हम कर लेंगे, चिंता नहीं करना है। आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर। एक क्वेश्चन आज यहाँ भी ले लो, मनरेगा वाले में, VBG रामजी एक्ट वाले में तो क्वेश्चन डला ही है 2 मेंस, और एक तीसरा मेंस का क्वेश्चन यहाँ ले लो। Despite being legally prohibited, dowry continues to thrive in India. Examine the socio-cultural and economic factors behind its persistence. तो देखो ना, हमारे पास कितने सारे लीगल प्रोविजंस हैं, फिर भी डाउरी सिस्टम इंडिया में है ना, तो तुमको डाउरी सिस्टम का कॉजेज बताना है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ सॉल्यूशन बता देना है। वही तो पूछ रहा है कि एग्जामिन द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स बिहाइंड इट्स परसिस्टेंस, क्यों ये परसिस्टेंट है इतना अभी इंडियन सोसाइटी में, वही एक्सप्लेन करना है तुमको, दैट्स इट। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन हो गया आज का। चलो दैट्स इट, यही था आज का हमारा करंट अफेयर, मिलते हैं कल, चलो टेक केयर।